यूपी में चुनाव है, लेकिन इस बार सियासी रण में बहुत बड़े बड़े धुरंधर पहली बार ताल ठोकने वाले हैं। जहां करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, वहीं गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हम मौजूद हैं हमारे न्यूज रूम में, हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि जी और अभिषेक जी। इनसे हम जानेंगे कि किन सीटों पे कड़ा मुकाबला होने वाला है, कहां कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और कौन आगे और कौन पीछे जाता दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम ऋषि जी से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सर, करहल और गोरखपुर सदर, गोरखपुर शहर सीट कौन ज्यादा हॉट है? मुकुल, आपने दो सीटों की बात की, लेकिन एक जो और सीट है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए उसको आप भूल रहे हैं। कौन सी सीट सर? बात कर रहा हूँ राजा भैया की सीट की। आपने देखा होगा कि राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को उतारा है अखिलेश यादव ने, और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो ये है कि राजा भैया की सीट फंस चुकी है। हाँ, गुलशन यादव राजा भैया के काफ़ी करीबी रह चुके हैं और शायद उनका नाम बहुत करीबी कहें तो। हाँ, तो वही। अच्छा, अब ये तो बात हो गई। तो राजा भैया की अगर सीट फंसती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही थी कि कभी ये हो रहा था कि वो बीजेपी में जाएंगे, कभी समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, अब बसपा के साथ तो जा ही नहीं सकते। और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपनी एक पार्टी खुद की बना ली, जनसत्ता करके जो उसका नाम है, और उनकी पार्टी चुनावी मैदान में है। लेकिन जब राजा ही पराजय की तरफ बढ़ने लगे तो बाकी के सैनिक क्या करेंगे? तो अब रही बात उसकी करहल से अखिलेश यादव और गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ, तो ये दोनों लोग ही ऐसे हैं जो पहले सांसद बने, उसके बाद एमएलसी बने और अब मतदाता के सामने खड़े हैं। तो देखिए, दोनों लोगों में खास बात ये थी, पहले सीएम बने, फिर एमएलसी बने, फिर दोनों चुनाव एकदम सेम। हाँ, तो वही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, इनकी सीटें फंसने का कहीं से कोई वो नहीं है। आप या हम कभी ये नहीं मान सकेंगे कि मतलब वहाँ का मतदाता ऐसा होगा कि जो हम सीटें फंसने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि गोरखपुर और करहल दोनों सीटों में देखें तो जो उम्मीदवार हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, जो अखिलेश यादव के प्रतिद्वंदी एसपी सिंह बघेल है और सीएम योगी के जो जितने भी प्रतिद्वंदी, उनमें सबसे जो मुख्य नाम है वो है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद रावण का भीम आर्मी प्रमुख। तो ये देखिए, मुकाबला तो कांटे का कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन जो लड़ाई है। मुकुल, एक बात बताइए, मतलब आपको लगता है कि रावण या जो भी उनका नाम है वो इतने भी वोट पा पाएंगे कि वो दूसरे नंबर पर आ सके? नहीं, मैं ये तो अभी नहीं बता पाऊंगा कि वो दूसरे नंबर, लेकिन देखिए, चंद्रशेखर रावण का जो सियासी परिदृश्य है या फिर अब तक राजनीतिक सफर है, राजनीतिक ट्रेलर जो देखे, तो वो एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे टिका हुआ है। जो पश्चिम में स्पेशली उनके जो वोट बैंक है वो पश्चिम में टिके हुए, खासकर पश्चिम में युवा जो कभी मायावती, जो 21% उत्तर प्रदेश की दलित आबादी है, जो कभी मायावती के साथ होती थी, आज ये पूरा तो नहीं कह सकते कि वो चंद्रशेखर के साथ है, लेकिन जो उस आबादी का युवा वर्ग है उसका झुकाव चंद्रशेखर आजाद की ओर है। और पहले चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव से भी बात की थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अचानक ऐलान किया कि नहीं, मैं सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। इसके पहले भी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद फिर पीछे जा चुके हैं, लेकिन इस बार चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। तो चंद्रशेखर के लड़ने से, क्योंकि देखिए यूपी के सियासत में जो युवाओं का नेता, जो दलित एक नेता जो उभर के सामने आ रहा है, जो पिछले 10 साल से दलित नेता पीछे जा रहा था, तो वो कोई मायावती के बाद कोई प्रतिनिधित्व दिख नहीं रहा था। तो वहाँ चंद्रशेखर आजाद और सामने योगी आदित्यनाथ, तो मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? देखिए, मुकाबले की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चंद्रशेखर हैं, ये अपने को उस खांचे में फिट करना चाह रहे हैं जिसमें मायावती फिट है। मायावती की एक उम्र हो चुकी है और ज़्यादा दिन तक वो बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल। और रावण अभी युवा है और वो ये चाहते हैं कि जो वो एक रिक्तता आए राजनीति में, दलितों की राजनीति में खास तौर पे, वहाँ पर उनको लोग जो है अपना नेता मान ले मायावती के बाद। ठीक है, ये तो रही बात उसकी। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक चीज़ देखिए, पश्चिम से करहल सीट आती है मैनपुरी से, जहाँ से अखिलेश यादव मैदान में है। पूर्वांचल से आती है गोरखपुर सदर, जहाँ से मुख्यमंत्री हैं। आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि वो दोनों ही अपनी पार्टी को और अपने मतदाताओं को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, और वहाँ से पश्चिम की जो सीटें हैं उनको साधने के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में है। और ठीक यही भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि योगी आदित्यनाथ खुद सामने, क्योंकि होता क्या है कि आपने युद्ध में भी देखा होगा कि जब सेनापति या राजा
खुद मैदान में आता था सामने, तो उसके जो सैनिक होते थे वो दुगने जोश से, मनोबल जो है वो ज्यादा आता था, दुगने जोश से वो युद्ध लड़ते थे। और ये जो यूपी का रण है ये किसी युद्ध से कम नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये कि ये दोनों ही अपने इलाके के मतदाताओं से ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि हमें बहुत और भी, विधायक नहीं सीएम चुन रहे हैं। हाँ, वो जो सीएम चुनने की बात है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ में ये भी मैसेज गया है उन दोनों ही की तरफ से कि हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, हमारा चुनाव आप खुद को अपना चुनाव समझ कर लड़िए। क्योंकि एक मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्हें जो है बाकी सीटों पर भी उतनी ही प्रमुखता से लड़ना। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हर जगह ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशी नहीं अखिलेश को चुने। तो इसका सीधा मैसेज है कि आप प्रत्याशी को मत देखें कि वो कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, उसका नाम क्या है, शक्ल क्या है, सूरत कैसी है। आप सिर्फ ये देखिए, साइकिल निशान देखिए और अखिलेश का चेहरा देखिए। और ठीक यही बीजेपी वाले कर रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखिए और कमल फूल का निशान देखिए। अब हम हमारे दूसरे सहयोगी अभिषेक जी से सवाल पूछेंगे कि अभिषेक जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि करहल में अखिलेश बनाम एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री थे, मंत्री हैं और सांसद भी हैं, अभी सांसद भी हैं, तो ऐसे में अखिलेश और एसपी सिंह बघेल का मुकाबला कितना कांटेदार होने वाला है? देखिए, अखिलेश और एसपी सिंह बघेल की दूर दूर तक लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। देखिए, बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ने से आपको टीआरपी मिल जाती है। एसपी सिंह बघेल, देखिए एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री है, तो उनको टीआरपी की, मुझे जहां तक लगता है उनको एक टीआरपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पश्चिम क्षेत्र में स्टेब्लिश्ड नेता है। स्टेब्लिश नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव को हरा पाएंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? कौन प्रमुखता से कह सकता है कि वो अखिलेश यादव को हरा सकते हैं? रही बात रावण की चर्चा आपने अभी की योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, या तो सियासी पार्टियां चाहती हैं कि बड़े नेताओं को दम लगाना पड़े, आसानी से चुनाव न लड़ने दिया जाए और उन्हें आसानी से जीतने न दिया जाए, या फिर पब्लिक टीआरपी के लिए भी जैसे चंद्रशेखर जैसे लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहीं पे नहीं टिकेंगे और तीसरे चौथे नंबर पे आ जाए तो उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज होगा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनका चुनाव लड़ना एज अ पब्लिक स्टंट है। मैं इस चर्चा में एक मुद्दे को और जोड़ना चाहूँगा। केशव प्रसाद मौर्य, मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं है, लोग उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। अब वो जिस तरह से स्थिति बन रही है, मुझे लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य इस बार चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि हाँ, केशव प्रसाद मौर्य पे आपको रोकूंगा कि अभी कल जो खबर आई कि केशव प्रसाद मौर्य जो सिराथू कौशाम्बी जिले के सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जैसे जहां जिस नेता की बात, वो उसका प्रतिद्वंदी वहां कैसा है ये उसकी जीत हार पे निर्णय करता है। तो जो जब हम सिराथू की बात करते हैं तो सिराथू में जो उनका जो यूपी में पूरा जो मुख्य विपक्षी दल है वो समाजवादी पार्टी है, और वहां समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरा की जो संयुक्त उम्मीदवार थी, मैं अभी बात पूरी कर लूँ, तो वहां पल्लवी पटेल जो कि कृष्णा पटेल की बेटी है और अनुप्रिया पटेल की बहन है और सोनेलाल पटेल की बेटी है जो अपना दल के नेता थे, तो वहां उनका चुनाव लड़ने से इनकार करना, अभी खबर है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो आप एक ओर कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जीत रहे हैं, दूसरी ओर प्रतिद्वंदी मैदान छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे में कहा पल्लवी पटेल ने नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। राजनीति में और खासकर चुनाव में इस तरह की खबरें आ रही हैं। आप देखिएगा कि 1 से 2 दिन के भीतर पल्लवी पटेल नामांकन करेंगी, वहां से चुनाव भी लड़ेंगी। अगर पल्लवी पटेल को चुनाव न लड़ना होता और केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी को हार का डर ना होता तो अनुप्रिया पटेल को क्यों बुलाया गया? क्योंकि सिराथू जो विधानसभा है वहां पटेल मतदाता भी बड़ी संख्या में है और निर्णायक है। अगर वोटों का बिखराव होता है और पटेल वोट बैंक के साथ एकाध वर्ग और जुड़ जाता है तो वहां पर निर्णायक भूमिका हो सकती है। और देखिए, चाहे सवर्ण समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, आपसी जो द्वंद्व है वो सवर्ण जातियों में भी है, चाहे ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो, चाहे पिछड़े में यादव वर्सेस पटेल हो, मौर्य वर्सेस और अन्य जातियां हो। तो देखिए, लगातार जो जाति गतिरोध है वो भी जारी है। कृष्णा पटेल को अगर चुनाव न लड़ना होता, नहीं, अनुप्रिया पटेल का जाना, अनुप्रिया पटेल का नामांकन में जाना, देखिए मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि जो पिछड़े नेता हैं उनकी आपस में कभी नहीं बनती है। केशव प्रसाद मौर्य भी ये जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, और देखिए जो समीकरण बन रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, आप देखिए जब कभी राजनीतिक वर्चस्व की बात आती है। आपसे मैं एक चीज रोकूंगा, इसमें रोकूंगा, क्योंकि देखिए जब सियासी कोई भी अगर चुनाव लड़ा, शायद मुझे लगता है मुझे पल्लवी पटेल का इतिहास नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है पल्लवी पटेल शायद पहली बार चुनाव लड़ रही है।
पल्लवी पटेल इसके पहले भी चुनाव हाँ, लड़ चुकी तो जो हैं। भी क्योंकि वो लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो पल्लवी पटेल भी अपने लिए एक सेफ सीट खोज रही हैं। जो भी सियासी गलियारे में बात है कि पल्लवी पटेल भी एक सेफ सीट खोज रही हैं, तो वो उनका केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ना। मैं बीच में रोकूंगा। पल्लवी पटेल का क्या है कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी एक बहन सेंट्रल में मिनिस्टर है, तो वो ये भी चाहती हैं कि हम कम से कम यहाँ से जीत के आए और कम से कम हम स्टेट में तो मिनिस्टर बन जाए। एक होता है ना, फिर लड़ने से इनकार करना। देखिए लड़ने से इनकार की बात नहीं है। अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन एक भावना होती है ना कि अगर एक बहन केंद्र में मिनिस्टर है तो हम एक बार ठीक है। दूसरा एक ये भी कि आपने देखा होगा कि एक परिवार के बीच में राजनीति को लेकर इतना बड़ा द्वंद्व हो गया कि माँ बेटी एक दूसरे के खिलाफ हो गई, बहन बहन एक दूसरे के खिलाफ हो गई, दामाद अपनी सास के खिलाफ है। तो आप कहीं ना कहीं ये देखिए इस सबके पीछे सिर्फ राजनीति है। और सोनेलाल पटेल के बारे में मैंने जितना सुना, मैंने जितना जाना है, वो इस तरह के व्यक्ति ही नहीं थे। उन्होंने राजनीति को कभी परिवार से बढ़कर देखा ही नहीं। उनके लिए परिवार पहले था और उसके बाद राजनीति थी। और राजनीति भी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से शुरू की थी। उसके बाद जब मतभेद हुए कुछ तो उन्होंने अपना दल बनाया, और जो अपना दल उन्होंने सोचा था, आज मुझे नहीं लगता है कि वो अपना दल उन नीतियों पर चल रहा है जो सोनेलाल पटेल जी की सोच थी। मैं उस पर भी हम आऊंगा। बताइए क्या कह रहे हैं। आप कृष्णा पटेल की बात कर रहे हैं और पल्लवी पटेल की बात कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल अगर वहां पे चुनाव लड़ती या अपना दल की ओर से कोई पटेल उम्मीदवार उतारा गया होता, तब मैं मानता कि पटेलों का, देखिए अनुप्रिया पटेल सक्सेसफुल हो गई क्योंकि वो बीजेपी के साथ चली गई, और कृष्णा और पल्लवी वहीं रह गई क्योंकि उन्हें कोई मजबूत साथी नहीं मिला। इसके पहले भी उन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, उनके पास कोई सिंबल नहीं था, लेकिन इस बार उनके पास सपा का समर्थन है। हाँ, ये बात जो आ रही है सामने की पल्लवी पटेल ने लड़ने से मना कर दिया। एक सीट है बनारस की रोहनिया, और रोहनिया ही सीट है जहां से अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। तब माँ बेटी और सारी बहनें जीजा जी सब साथ में ही थे। 2012 में पीस पार्टी से गठबंधन, देखिए मैं अपना दल को और सोनेलाल पटेल को मैंने करीब से देखा है। 2000 मैं पूरी बात पूरा कर रहा हूँ। 2012 में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब थे। जिस तरह से आज MIM की चर्चा हो रही है, इस समय पीस पार्टी की भी चर्चा होती थी। और पीस पार्टी, हाँ, तो पीस पार्टी के समर्थन से अनुप्रिया पटेल ने वहां पर विधायकी का चुनाव लड़ा था और अच्छा गठबंधन भी हुआ था। कई सारी सीटों पर अच्छे वोट शेयर भी मिले थे। और 2012 के चुनाव में कुछ सीटें, 70 से अधिक सीटें ऐसी थी जहां अपना दल ने अकेले दम पर बीजेपी से ज्यादा वोट हासिल किए थे। बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, अपना दल को 1 या 2 सीटें मिली थी। तो वहीं रोहनिया से शुरू हुआ राजनीतिक सफर। 2014 में जब वह लोकसभा का चुनाव लड़ने गई तो 2012 में जो रोहनिया की सीट थी वो खाली हुई। तो रोहनिया जो है वो अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल के साथ सिंपैथी वाली सीट है। कृष्णा पटेल सबसे पहले वही चाहती थी, वो भी अपने लिए सेफ सीट ढूंढती थी, लेकिन कृष्णा पटेल से पहले सिराथू में वीर सिंह पटेल जो दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे हैं, चित्रकूट से विधायक रह चुके हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने बुलाया था कि तुम्हें सिराथू से लड़ना है, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कुछ बातें इस तरह की सामने आई कि पल्लवी पटेल पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थी या उनसे पूछा नहीं गया था कि आप चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पल्लवी पटेल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। तो पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल को एक राजनीतिक साथी मिल गया है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के रूप में। और जब आपके साथ बड़ा दल मिल जाता है, जब आपके पास राजनीतिक संसाधन हो जाते हैं, तो किसी को भी चुनाव में जीतने हारने में बहुत समय नहीं लगता है। 15 से 20 हजार वोट निर्दलीय के रूप में मिलता था अपना दल कैमरावादी को। आप वही 15-20 हजार वोट अगर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में जोड़िए, और समाजवादी पार्टी मेरे समझ से पूर्वांचल में अगर कहीं पे भी बीजेपी से हारी है तो 20 से 25 हजार वोट के करीब में हारी है। कोई बड़ा चेहरा बड़ी जीत दर्ज कर लिया अलग बात है। तो वही 20-25 हजार वोट में अगर आप माइनस करेंगे, वही 20-25 हजार वोट सपा में जुड़ेगा। तो आप समझिए कि गठबंधन क्या भविष्य है। आपने वो चीज कही, लेकिन आप सामने देखो तो सामने केशव प्रसाद मौर्य हैं जो यूपी की राजनीति में, जो यूपी सरकार था उसमें दूसरे नंबर की हैसियत थी उनकी, डिप्टी CM है। तो और वो एक इलाके का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, पहले सुन लीजिए, और एक बड़े समाज का वो प्रतिनिधित्व भी करते हैं। रोकूंगा आपको। जब ममता बनर्जी चुनाव हार सकती हैं तो कोई भी चुनाव हार सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि एक टाइम था जब नारायण दत्त तिवारी का नाम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था, और उसके बाद भी वो सीट हार जाते हैं। तो ये चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हम केवल समीकरण की बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो चर्चा शुरू हुई थी वो किसी और मुद्दे पर शुरू हुई थी, और मैं चाहता हूँ मुकुल कि आप वापस उसी मुद्दे पर वापस आएं। केशव प्रसाद मौर्य की हारने का कारण यह है कि जब
मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मैं अगर लखनऊ में जर्नलिज्म करता हूं तो मेरे समाज की, मेरे परिवार की, मेरे गांव की, मेरे अगल बगल पास पड़ोस के लोगों की अपेक्षा होती है कि भाई अपना है तो थोड़ी बहुत हमारी मदद करेगा। सलम त्रिपाठी का देवरिया में विरोध हो रहा है क्योंकि वह 5 साल सूचना सलाहकार रहे मुख्यमंत्री के और उन्होंने देवरिया के लिए कुछ नहीं किया। तो जब आप किसी छोटे क्षेत्र से उठ के लखनऊ आते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, तब क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। तब आपके साथ 100 रुपए लेकर तेल डाल के काम करने वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास भी फॉर्च्यूनर इंडिवर हो क्योंकि अपना आदमी डिप्टी सीएम है। जब आप उस आकांक्षाओं को नहीं पूरा करते हैं और आप पूरा भी नहीं कर सकते उन आकांक्षाओं को, तब आपके सामने चुनौतियां बढ़ जाती हैं। केशव प्रसाद मौर्य का सबसे पहला विरोध हुआ था, अपने संस्थान के ही टीवी चैनल सीटेन न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया था। महिलाओं ने विरोध किया था क्योंकि जिला पंचायत सदस्य गायब हो गया था। अक्सर राजनीति में होता है जिला पंचायत सदस्य का अपहरण हो जाता है प्रधान का, लेकिन विरोध ज़्यादा क्यों बढ़ गया? क्योंकि उन्हीं के समाज का व्यक्ति गायब हुआ और वो डिप्टी सीएम है। तो जब लोगों की आकांक्षाएं ज़्यादा होंगी तो विरोध बढ़ने की पूरी संभावना है। और इस पर हम चाहते हैं कि ऋषि सर भी कुछ बताएं कि क्या ये सच्चाई नहीं है राजनीति में कि आप एक छोटे क्षेत्र से आएंगे और बड़ा पद मिलेगा और क्षेत्र की आकांक्षाओं पर आप खरा नहीं उतरेंगे तो क्या विरोध नहीं होगा? देखिए अभिषेक और मुकुल और साथ में आप भी, मेरा कहना यह है कि हर कोई अगर ये सोच के वोट देता है कि हमारे जो नेता हैं वो आके चल के विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो सबके मन में केवल ये लालसा नहीं रहती कि हम इंडेवर, फॉर्च्यूनर या और किसी बड़ी गाड़ी से घूमें। उनका सोचना ये भी रहता है कि हमारे साथ का व्यक्ति है वो आगे बढ़े, हमारी जात का व्यक्ति है, हमारे धर्म का व्यक्ति है, हमारा पड़ोस का है। और उसके साथ एक चीज़ ये भी होती है कि अगर हमें कभी कोई दिक्कत होगी तो हम जाएंगे भैया के पास, दादा के पास, चाचा या कोई भी, हम उनके पास जाएंगे और वो हमारी सुनेंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं सुनता है, दिक्कतें वहाँ से शुरू होती हैं। और जब एक नेता सत्ता में कितनी आपकी भागीदारी है, कितनी चलती है, ये भी देखिए। केशव प्रसाद मौर्य का स्टूल वाला प्रकरण, मैं अभिषेक आपको वही बता रहा हूँ कि जब हम किसी की नहीं सुनते हैं, हमारा छोटा भाई क्यों ना हो, अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो हमारी कितने दिन सुनेगा? वैसे ही क्षेत्र की जनता के साथ अगर हमने आपको पूरी मेहनत से जिताया है, हमने दूसरों के से कह के आपके लिए वोट मांगा है, तो जिन्होंने हमारे कहने पे आपको वोट दिया तो वो भी तो हमसे उम्मीद करेंगे ना। वो हमारे पास कल को आएंगे कि हमारे साथ ये दिक्कत हो गई, आप चलिए हमारे साथ लखनऊ, वहाँ पे हमारी बात सुनवाई हो जाएगी। लेकिन नहीं सुनवाई होती है। क्यों? क्योंकि एक जो छोटा नेता होता है जब वो वहाँ से निकल कर लखनऊ तक आता है तो वो बहुत बड़ा नेता हो जाता है। उसका कद, उसके मन में ऐसा होता है कि मेरा कद अब बहुत बड़ा हो गया है, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूंगा, ऐसे लोगों के साथ रहूँगा। क्यों? क्योंकि लखनऊ आके उसकी जो लॉबी होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उस नेता को मंत्री बनने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद या मुख्यमंत्री बनने के बाद घेर लेते हैं और उनसे केवल अपने फायदे की बातें और अपने फायदे के काम करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो नेता धीरे धीरे जमीनी स्तर से लोगों से दूर हो जाता है। और ये उसको तब तक समझ में नहीं आता जब तक 5 साल वो सत्ता में रहता है या पद पे रहता है। लेकिन जब वो वापस वहाँ पर लौट के जाता है तब तो मौका मिलता है ना लोगों को कहने को, और तब वो विरोध करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य को फेस बनाया गया था गैर यादव ओबीसी वोटों को साधने के लिए, जिसमें साक्य सैनी, कुशवाहा मौर्य और लोहार कुहार जितनी भी जातियां हैं यादव के अलावा, उन केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाया गया था। और हम आप सभी जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भी तैयारी कर लिए थे कि हमको 2 दिन में मुख्यमंत्री बनना है। क्या केशव प्रसाद मौर्य उपेक्षा का शिकार नहीं हुए? क्या केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की मेन फ्रेम की जो राजनीति है यूपी की, उससे नहीं पीछे बैठाए गए? आप देखिए कार्यक्रमों में वो दूसरी पंक्तियों में बैठते हैं, किनारे उनके लिए कुर्सी लगाई जाती है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की जो लॉबी है वो केशव प्रसाद मौर्य को पसंद नहीं करती है। अभिषेक, आपको ये इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ले चलूँगा 2017 में। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ एक बार आते हैं, वापस जाते हैं और उसके बाद फिर आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वो टिक जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि यूपी से एक फॉर्मूला शुरू किया था बीजेपी ने, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम का, और अब वो धीरे धीरे हर जगह वो लागू करती जा रही है। देखिए उसके ये फॉर्मूला मुझे लगता है बिहार में भी अपनाया गया है। हाँ, वो लगभग अब हर जगह अपनाते जा रहे हैं। उसके पीछे जो कारण है वो पता है क्या है? जब आपको किसी नेता का कद बताना होता है तो आप उसके पैरेलल एक दूसरा नेता खड़ा कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया, ये सबको पता है कि नाथ संप्रदाय के वो प्रमुख मठ के मठाधीश हैं, लेकिन इसके साथ में ही सबको ये भी पता है कि वो ठाकुर जाति से आते हैं।
ठाकुर जाति एक उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे गर्व है छत्री होने में, मैं अपने जाति का अगर ज्यादा ध्यान रख रहा हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता। तो मैं बात पूरी कर देता हूँ। तो उसके साथ में हमारे अमित शाह साहब ने और मोदी साहब ने क्या किया कि उनके साथ में 2 नेता और खड़े कर दिए, एक ब्राह्मण जाति से और एक पिछड़ी जाति से। योगी आदित्यनाथ पिछले 5 सालों में जब भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते थे कि जिससे पार्टी को ये लगता था कि हाँ अब ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं पार्टी लाइन से, तो क्या करते थे कि वो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को थोड़ा ऊंचा कद बढ़ा देते थे, उनकी पीठ पे हाथ रख देते थे, तो उनको लगता था केशव प्रसाद मौर्य को कि मैं बहुत बड़ा हूं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी पीठ पे भी हाथ रखा गया, तो उनको लगता था कि मैं भी अब बहुत आगे निकल रहा हूं। और इसके साथ भी डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ भी यही हुआ कई बार। वो केवल इसलिए होता था कि योगी हमेशा ये समझते रहे कि अगर उन्होंने पार्टी लाइन और खास करके इन 2 बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ भी सोचा, करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो ये 2 वजीर जो उनके साथ में चल रहे हैं वो कभी भी उनकी जगह खा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आप एक बात देखिए, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर यूपी में कौन है, आप बताइए मुझे। बेसिकली सीएम योगी आदित्यनाथ है। CM सीएम योगी आदित्यनाथ है। ये बात तो आप मानते हैं ना, लेकिन जब मथुरा की बात आती है तो उसका ट्वीट किससे करवाया जाता है, केशव प्रसाद मौर्य। क्यों करवाया जाता है? मेरे समझ में देखिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ, आप मुझे केवल जवाब दीजिए क्यों कराया जाता है। आप कि ओबीसी का जो वोट बैंक है वो हिंदुत्व के ध्रुवीकरण में साथ टिका रहे और उसके साथ ही हिंदुत्व के झंडे के नीचे आए और जातियों में न बटे। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देना था कि आप अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगिए मौर्य साहब कि अगले मुख्यमंत्री आप हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि इस ट्वीट के बाद एकदम से केशव प्रसाद मौर्य की जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। आप उसके बाद के उनके बयान देख लीजिए, उसके बाद टोपी कुर्ता लुंगी, टोपी कुर्ता लुंगी ये सब। देखिए स्वतंत्र देव सिंह का क्या है कि वो उनकी जो राजनीति शुरुआत से रही है, मैं काफ़ी अरसे से उनकी राजनीति देखता आ रहा हूँ, वो कभी भी बहुत ही मुखर, बहुत ही प्रखर नहीं हुए। उन्होंने जो भी काम किया वो पर्दे के पीछे से अपनी जो है चीज़ों को बैठाते रहे। वरना आप खुद बताइए कि कभी किसी ने सोचा था कि स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? अचानक परिवहन मंत्री थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घटना होती है, उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। मंत्री बनने से पहले भी उनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था। जब मंत्रिमंडल की बात चल रही थी तब भी उनका नाम कहीं पे नहीं था। चर्चा में था कि ओबीसी, एक मिनट, ओबीसी समुदाय से, क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष से हटे तो उसके बाद महेंद्र पांडे आए थे। महेंद्र पांडे के बाद से ये था कि हो सकता है अगला चेहरा कौन होगा, तो उसके बाद एक ओबीसी समाज स्वतंत्र देव सिंह को लाया गया था। लेकिन एक चीज़ आप इसमें और देखिए ऋषि सर कि जैसे मुलाकात हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री मोदी की, कंधे पे हाथ रखे, सब कुछ हुआ। उसके बाद कहा जाने लगा, उसके बाद एक अधिवेशन भी हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का, जहां सीएम योगी ने एज ए रिप्रेजेंट किया। वहां पर जो स्वागत भाषण है उन्होंने दिया, तो कहा गया कि केंद्र के नेताओं में आ गए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के समर्थक बेहद उत्साहित हो उठे। लेकिन उसके अगले दिन केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद अरविंद शर्मा, योगी आदित्यनाथ अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके रास्ते में एक बड़ा रोड़ा अरविंद शर्मा भी हैं। तो अरविंद शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को योगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं बुलाया दिल्ली और ये मैसेज दे दिया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ये दोनों लोग भी हमारे खास हैं। तो मुझे लगता है एक चीज, एक मिनट, दोनों लोग एक मिनट सर, एक मिनट। हमारी चर्चा थी सर करहल या गोरखपुर या फिर प्रतापगढ़, लेकिन नहीं बाहर राजा भैया पे अभी आएंगे हम, लेकिन हमारी जो मुख्य वो हम धीरे धीरे अपने चर्चा से भटकते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, चुनाव का माहौल है और ऐसे में जब राजनीतिक चर्चा शुरू होती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम मुद्दे से भटक जाते हैं। लेकिन मुद्दा, मैं चाहता हूँ हम मुद्दे पे आए, मैं ये चाहता हूँ कि हम मुद्दे पे आए। मुद्दा हमारा चुनाव ही है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चुनाव की ही है। और भारत की राजनीति हो या कहीं की भी हो, वो संभावनाओं पर ही टिकी। कभी भी कुछ भी संभव है यहाँ पे। सर जैसे हम मैं आ जाता हूँ, भारत की राजनीति संभावनाओं पे है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी चर्चा पे आ जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, भैया पर चर्चा की ऋषि सर ने, पहले मैं काफ़ी समय से उस पर बोलना चाहता था, राजा भैया वाले पे। देखिए राजा भैया हमारे जनपद के हैं और राजा भैया मंत्री भी रह चुके हैं कई सरकारों में, कल्याण सिंह की सरकार में, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में। तो राजा भैया की बात जैसे कि ऋषि सर ने कि
गुलशन यादव के आने से उनकी सीट फंस गई है, बिल्कुल नहीं फंसी है। देखिए राजा भैया राजनीति के सीट फंसी है, मतलब आपने कहा राजा पराजय की ओर बढ़ रहा है, मेहनत करने के, तो उसका एक कारण समझिए। देखिए राजा भैया की जो सीट है वहाँ 15,000 छत्री हैं, 30 से 35,000 ब्राह्मण हैं, यादव सबसे ज्यादा यादव मैं मतदाता। बता रहा हूँ 70,000 यादव हैं, 44,000 पटेल हैं, और राजा भैया का सबसे मजबूत वोट बैंक जिसका कई अपराधों में नाम आ चुका है, पासी समाज, 65,000 वोट बैंक वो है। और बसपा के उम्मीदवार होने के बावजूद कई चुनाव में पासी समाज ने खासकर खुल के राजा भैया का समर्थन किया। ब्राह्मण नाराज था, बीजेपी ने वॉकओवर देने का काम किया। मैं खुले मंच पे कह सकता हूं कि बीजेपी की और राजा भैया की अंदर से अच्छी ट्यूनिंग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे राजा भैया से गठबंधन हो। सुगंधा मिश्रा लड़ तो रही हैं बीजेपी से, सिंधुजा मिश्रा इसके सिंधुजा बसपा से भी लड़ चुकी हैं, और कितनी प्रभावी हैं आप सब जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 वोट। तो देखिए बीजेपी राजा भैया को ऐसे वॉकओवर दे देगी तो राजनीति। देखिए अभी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत विवाद हुआ धनंजय के जीतने। धनंजय सिंह के अगर बात आती है, धनंजय सिंह अभी जो उनकी अपराधी है, नहीं धनंजय सिंह अपराधी हैं, लेकिन जो धनंजय सिंह की पत्नी है वो वहां से जिला पंचायत, वो भी अपना दल के कोटे से, तो सीधे सीधे बातें यही बीजेपी की सरल है। राजा भैया ने पंचायत चुनाव के दौरान एक मजेदार काम किया और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए काम किया। उन्होंने देखा कि जब यादव वोट बैंक, क्योंकि अखिलेश जी भी गए प्रतापगढ़, वहां उन्होंने राजा भैया के विरुद्ध बयान भी दिया कि कौन है हम नहीं जानते, और सब लंबे समय से अखिलेश जी बयान दे रहे थे। राज्यसभा के चुनाव के बाद लोकसभा में अगर राजा भैया साथ ना भी रहते तो भी अखिलेश यादव को यह मालूम था कि मायावती से इनकी नहीं बनती है, लेकिन राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके अखिलेश यादव ने दोस्ती तोड़, और अखिलेश यादव से दोस्ती टूट गई राजा भैया की। तो राजा भैया ने पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट है प्रतापगढ़ की, एक बार उस पर बसपा का कब्जा हुआ। उसके बाद मैं जहां तक समझने लायक हुआ 25-26 सालों में राजा भैया का कब्जा रहा प्रतापगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर। राजा भैया ने जब देखा कि यादव वोट बैंक हमसे खिसक रहा है तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कुलदीप पटेल की पत्नी को बना दिया वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष। तो पटेल वोट बैंक को साध लिया। देखिए राजा भैया या फिर जो भी इस तरह का नेता है, जय मुख्तार अंसारी, कुछ कोई भी हो, इन सब का राजनीतिक भविष्य इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि कब कहां कौन सा दांव चलना है। इन्हें अगर ये समझ में आता कि समाजवादी पार्टी सरकार सेफ थी तो आज भी मुलायम सिंह यादव जी से अच्छे संबंध है, अभी कुछ दिन पहले मिलने आए थे, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के समाजवादी पार्टी में सेट हो जाते। या बीजेपी में उन्होंने, देखिए मैं एक बात को कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो कि अपनी जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जाति के नेताओं से संबंध है, तो वो चाहते थे कि राजा भैया आए हमारे साथ में, लेकिन बीजेपी का जो केंद्रीय अमला है उसने राजा भैया की बातें नहीं मानी, क्योंकि राजा भैया की भी महत्वाकांक्षा इस बीच बढ़ गई थी। तो राजा भैया चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो 1.5 लाख से जीतते थे, इस बार 50,000 से जीतेंगे। जीत राजा भैया की। किला दरकने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है 70,000 वोट आप कम कर लीजिए, मैं 70 नहीं मानता। तो इसी को कहते हैं चुनाव फंसना। अब आप एक दूसरी बात समझिए ना अभिषेक, कि अगर आप मेरे छोटे भाई हैं, आप या मेरे बहुत करीबी हैं, और कल को आप विरोधी खेमे के साथ खड़े हो जाएंगे तो सबको यही कहना है कि मेरे ही अपने लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं और मैं उन्हीं को नहीं संभाल पा रहा हूं और मेरा किला दरकने लगा है। तो सेम जो गुलशन का प्रचार करना, युवराजों का प्रचार करना क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं राजा भैया भी चाहते हैं कि सिंपैथी वोट मिले, हमारा जीत का देखिए बड़े नेता इस बात के लिए चुनाव नहीं लड़ते कि कितने हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जीत का जो रेशियो बढ़ता जाए। उनके लिए वही जीत साबित होती है जब वो 50,000 1 लाख से जीतते हैं। राजा भैया पिछला चुनाव 1.5 लाख वोटों से जीते थे, तो राजा भैया का भी प्रयास है कि कम से कम 1 लाख वोटों से जीते हैं। आने के बाद से आप ये बात मानिए कि उनको ये उनको 50,000 वोट बैंक यादवों का आप वैसे भी कम कर लीजिए। हाँ, तो इसका मतलब कि किला दरक रहा है ना, किला दरक रहा है, लेकिन गुलशन यादव को कंटिन्यू 2 से 3 चुनाव लड़ने पड़ेंगे राजा भैया के विरुद्ध। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अमेठी में कितने साल से लड़ रही थी, कितने साल से तैयारियां कर रही थी, और किला दरकना जो है पिछले, अगर हम 4 साल पहले की, अगर मतलब 4 चुनाव पहले लोकसभा की बात करें तो पिछले 4 लोकसभा चुनावों के बाद आप देखिए कैसे कैसे जो है किला दरकता चला गया, और जो पिछला लोकसभा चुनाव अभी बीता है वहां से राहुल गांधी हार गए। राहुल गांधी को ये शायद पहले ही एहसास था कि हारेंगे। यादव कितनी देर तक राजनीति में रहेंगे इस पर भी चर्चा होगी। गुलशन यादव कितने दिनों से राजनीति में, ये भी तो आप देखिए। गुलशन यादव की पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष थी और राजा भैया की देन थी।
जिला पंचायत सदस्य भी रहे घर से। जिला पंचायत सदस्य भी रहे, लेकिन 2017 में उनके भाई छविनाथ यादव जो सपा के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने बयान दिया था कि जो शरीर पे सफेद कुर्ता पहना हूँ राजा भैया की देन है। वो बयान का वीडियो है, आज भी लोग उसे चलाते हैं, राजा भैया के खेमे के लोग। तो समझिए राजा, देखिए कुंडा में राजा से अलग होकर मनोज तिवारी भी एक नेता थे बसपा के, आज तक जेल में है। उनका मुकदमा राजा भैया के लोग लड़ते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं। शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष हैं, प्रदेश समिति के सदस्य हैं, कई विधानसभाओं के प्रभारी हैं, उनकी ही पत्नी है सिंधुजा मिश्रा। तो देखिए, और कभी मैं उनके पास आपको स्वयं ले चलूंगा, शिव प्रकाश मिश्र सेनानी के पास, और वो बताएंगे कि कुंडा में राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ना कितना कठिन है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब नेता जेल जाए और दीपावली के दिन, ऐसा लगता है कि अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना बहुत आसान था। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना आज, देखिए राजा भैया को बाहुबली क्यों कहा जाता है? नहीं, मैं आप राहुल गांधी को बाहुबली कह सकते हैं? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हमारे अभिषेक जी आते हैं प्रतापगढ़ से और इनको लगता है कि भैया इस वजह से कुंडा इज। मैं स्थिति बता रहा हूँ। देखिए राजा ही इज द बिग मैन ऑफ यूपी पॉलिटिक्स, और रघुराज प्रताप सिंह को चुनाव हराना, मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़े कुंडा से, तो उनके लिए भी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। जो देखिए 5-6 बार 7 बार अखिलेश यादव, बेशक आप राजा भैया को बहुत बड़ा कद दीजिए, लेकिन आप इससे कह के आप राहुल का कद छोटा नहीं कर सकते हैं। पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा, उनकी व्यक्तिगत सीट पे बात। आप अखिलेश यादव को करहल से हरा सकते हैं। अखिलेश यादव को निरहुआ को लाया गया, क्या उन्होंने अखिलेश यादव को? लेकिन निरहुआ ने पूरी टक्कर दी। आप ये देखिए, यूपी की राजनीति में टक्कर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दीवार है, मैं सर लड़ा रहा हूँ, मेरा सर फूट नहीं गया। तो नहीं तो ये देखिए एक बड़ी चीज, जब निरहुआ और अखिलेश यादव की टक्कर हुई थी, ये हर कोई जो भी जिसको भी राजनीतिक विश्लेषक, जिसको भी राजनीति की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, उसको ये पता है कि अखिलेश यादव को निरहुआ ने पूरी टक्कर दी। देखिए वो अखिलेश यादव का अभेद किला था, मुलायम सिंह का अभेद किला था, लेकिन उन्होंने किले में सेंध मारी कर दी थी। अगर वहां अखिलेश यादव का जगह कोई और सपा का उम्मीदवार होता तो शायद वहां नहीं, मैं आजमगढ़, देखिए आजमगढ़, आप उसी चुनाव में कन्नौज से डिंपल यादव भी हारी हैं। डिंपल यादव भी हारी हैं। अगर हराने वाला कौन है बताइए, उस समीकरण पे भी तो ध्यान रख लीजिए। संघमित्रा मौर्य कन्नौज से, हाँ कन्नौज नहीं तो गलत, नहीं कन्नौज से सुब्रत पाठक ने, सुब्रत पाठक ने, मैं धर्मेंद्र यादव के संसदीय क्षेत्र में था। तो देखिए गैर यादव ओबीसी वोटों में 2017 और 2019 दोनों में बीजेपी ने सेंधमारी की थी, केशव प्रसाद मौर्य जैसे ही नेताओं को फेस बना के। तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज मैं ऑन स्क्रीन, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये अभी तक ये कहा जा रहा था ना 2017 के चुनावों ने काफ़ी कुछ बदल दिया, राजनीति बदल दी, सारा सब कुछ बदल दिया, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे वापस हम उसी ढर्रे पे लौटते आ रहे हैं जिस पे अभी तक चुनाव होते रहे यूपी के। और मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ कि इस बार के जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो कई सालों तक लोग याद रखेंगे और कई ऐसे किले दरकेंगे। हाँ, इस बार मैं एक दावा और कर सकता हूँ, यूपी का एक राजनीतिक दल ऐसा है, अगर उसने बेहतर नहीं प्रदर्शन नहीं किया तो इस बार फिर उसके कार्यकर्ता, उसके बैनर, उसके पोस्टर लेकर खड़े वाले बचेगा नहीं। अब बसपा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा बसपा के साथ ही क्यों, कांग्रेस के साथ भी हो सकता है। नहीं कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के साथ ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी भारत के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और आने वाले सालों में हो सकता है कांग्रेस, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, आप वहाँ मध्य प्रदेश, देखिए जहां नेशनल पार्टियों का बोलबाला है वहां कांग्रेस फाइट में है। हाँ। जहां कोई प्रादेशिक दल, मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखिए जब यहाँ भूपेश बघेल प्रचार करने आ सकते हैं तो कांग्रेस की करने के लिए आप नहीं तो देखिए सर, जहां पर भाई बात देखिए जो मैं क्या वहां विपक्ष के रूप में कांग्रेस स्टेब्लिश हो पाएगा? सॉरी, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि उसने अपने प्रदेश के संगठन पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और उसने क्या किया कि आप ज्यादातर देखिए ना, मैं किसी खास वर्ग की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर जो प्रादेशिक दल है आप देखिए वो कभी ना कभी उनकी जड़ें कांग्रेस से जुड़ी रही हैं और वो कभी कांग्रेस की गोद में बच्चों की तरह खेल के बड़े हुए, राजनीतिक ककारा सीखा और आज वो कांग्रेस को जो है बैसाखी की तरह जो है इस मुद्दे पे भी हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे और बताएंगे भी कि आखिर नहीं, हाँ ठीक है, ठीक। अभी हम ऋषि सर से और अभिषेक जी से 4-5 सीटों पे बात करेंगे कि वो वहां से किसे उम्मीदवार चुनते हैं। तो हम इनसे ऋषि सर से भी 3 सीटें पूछेंगे और अभिषेक जी से भी 3 सीटें पूछेंगे कि वो कहाँ से कौन उम्मीदवार, वहां से वो कौन बताते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपसे लखनऊ का।
क्या जानना चाह रहे हैं मैं आपका प्रेडिक्शन, कि लखनऊ से क्या मैं जिस विधानसभा से पूछूंगा आपको बताना है कि वहां से कौन सी पार्टी फाइट कर रही है। फाइट कर रही है या कौन जीत सकता है? हाँ 3 सीट आपसे भी पूछूंगा, 3 सीट इनसे भी। सबसे पहला मैं सरोजनी नगर। देखिए, सरोजनी नगर की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल बसपा वहां पर हावी है। बसपा। आपसे पूछूंगा देवरिया सीट। नहीं, देवरिया कौन सी सीट? देवरिया सदर, जहां से सालब मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी सपा ने अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। अगर सपा ने कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा तो सालब मणि त्रिपाठी चुनाव जीत जाएंगे। इलाहाबाद पश्चिम से इलाहाबाद पश्चिम, जहां से सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से क्या? देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ अभी तक तो कोई ऐसा माहौल देखने को मिला नहीं है, और दूसरा ये कि उनके खिलाफ जो भी प्रत्याशी हैं वो उतने मजबूत लग भी नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि वहां सिद्धार्थ से रीचा सिंह है पिछली बार। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थनाथ सिंह को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला आपसे पूछूंगा बांगरमऊ, जो बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र, जो सेनगर के जेल जाने के बाद से वहाँ बीजेपी ने जरूर विजय की, लेकिन इस बार कौन होगा बांगरमऊ से? बीजेपी। फिर बीजेपी 3 सीटें। आप अगली सवाल मैं ऋषि सर से पूछूंगा। आप मुझे बताइए, घोसी से हमारे दारा सिंह चौहान लड़ रहे हैं, वहाँ से घोसी से दारा सिंह चौहान लड़ा हो सके, वहाँ से राजभर, अनिल राजभर या कोई राजभर जो अभी भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ से कोई राजभर चुनाव लड़े क्योंकि भारतीय जनता अभी सीट अनाउंस नहीं है, तो वहाँ से कौन होगा? देखिए, दारा सिंह चौहान एक बड़े नेता रहे हैं और जिस भी दल में रहे हैं वहाँ से वो सीट जिताकर लेके आए। इस बार भी मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ी बहुत उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जीत उन्हीं को मिलेगी। अगला सवाल आपसे रहेगा लखनऊ कैंट। लखनऊ कैंट, देखिए हमसे नहीं, आप किसी से भी पूछेंगे तो ब्रजेश पाठक। चलिए, वो सर्वमान्य नेता हैं, हर बिरादरी का उनको वोट मिलता है, और देखिए उनको सेफ सीट उन्होंने भी चाहिए और पार्टी ने भी दी कि ब्रजेश पाठक चुनाव ना हारे, क्योंकि पिछली बार 5,000 वोटों से जीते थे मध्य क्षेत्र। इस बार मजबूत लड़ाई है, कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, तो रविदास मल्होत्रा जीत रहे, तो ऐसे में कैंट से ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ेंगे और अच्छा चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें, मैं आपकी बात पे सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था पिछले चुनावों में, लेकिन ये चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के बीच में सर्वमान्य नेता नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जितिन प्रसाद को इसीलिए कांग्रेस से लाया जाता है, एमएलसी बनाया जाता है, मंत्री भी बनाया जाता है। और अभी जितिन प्रसाद कुछ दिन पहले शाहजहांपुर में ये दुहाई भी दे रहे थे। देखिए, एक मिनट बस आप बोलिए, मैं चर्चा नहीं, मैं एक लाइन इस पे बोलूंगा। जितिन प्रसाद अभी कुछ दिन पहले प्रत्याशी के समर्थन में जाते हैं और कहते हैं कि मेरी इज्जत बचा लेना, मुझे जो है आपके लिए ही यहाँ पर लाया गया, अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसका मतलब कह सकता है, देखिए बीजेपी में रह के ब्राह्मणों का नेता बन जाना ये बहुत कठिन काम है। देखिए सपा में रह के ब्राह्मण का नेता बन सकते हैं। ब्राह्मणों के नेता तो आप वैसे भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जिसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर जातिगत संगठन जो होते हैं उसमें ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा है, और हर कोई एक स्वयंभू अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप ये देखिए कि उसमें प्रदेश अध्यक्ष तो कोई होता ही नहीं है। दूसरा ये कि आपने एक चीज और देखी होगी कि ब्राह्मण जो है वो कभी किसी के साथ चलने में यकीन नहीं रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिले, उनकी सुनी जाए। तो ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति ये कहे कि मैं ब्राह्मणों का सर्वमान्य नेता हूं, तो वो सबसे बड़ा खुद को अपने को गलत आंक रहा है। हर घर में ब्राह्मणों के चलिए, नेता होते हैं। हाँ, अब हर घर में ब्राह्मणों के नेता, वैसे भी किसी का जहाँ भी ब्राह्मण है तो वो खुद को एक नेता मानते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, आस पड़ोस में भी हो। तो अब हम चर्चा को यहीं विराम देंगे, और चर्चा में बहुत सारी बातें हुई, कई बार हम मुद्दों से भटके भी, कई बार मुद्दों पे आए भी, तो ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। हम कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक देखते रहिए द यूपी खबर।